हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग अपने एमएमई 3 के पेपर में हैं 2023 और 24 वाले सेशन में, और इसमें हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 2 में। क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लास 1 में कर लिया था, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स। देखना जरा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस रेवेन्यू फ्लो लास्टिंग फॉर एक्स ईयर्स एट, पहला है कांस्टेंट रेट ऑफ आर डॉलर्स पर ईयर एंड डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ आर पर ईयर। ये कुछ वैसा ही है जो 50,000 पर मंथ वाला नहीं था, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, और कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली है, ये साफ साफ दे रखा है। सेकेंड में फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू इन केस ऑफ कांस्टेंट कैश फ्लो ऑफ ₹1450 पर ईयर डिस्काउंटेड एट रेट, और मतलब ये उसी का स्पेशल केस है, बी पर्टिकुलर केस है जिसमें वैल्यू हमें पुट करनी होगी। तो पहले हम लोग ए पार्ट करते हैं, फिर बी में पुट करके सॉल्व करने वाला करेंगे। तो देखो क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस कैश फ्लो, एक मिनट फिर से एक बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहे हैं, और कॉन्टिन्यूअस रेवेन्यू फ्लो, रेवेन्यू फ्लो अगर हम लोग मान लेते हैं कि आर है, लास्टिंग फॉर एक्स ईयर्स, तो लेट आर बी द रेवेन्यू फ्लो फॉर एक्स ईयर्स। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता था बच्चे, पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस आर टी। अगर वही प्लस आर टी कर देते हैं तो वो फ्यूचर वैल्यू निकल जाता है, और अगर माइनस आर टी कर देते हैं तो आर इज डिस्काउंट रेट, तो वो P निकल जाता है। डिस्काउंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर मान लो मुझे 5 साल बाद अगर 10 लाख रुपए चाहिए, तो आज डिस्काउंट करके मुझे कुछ 6 या 7 लाख ही जमा करने पड़ेंगे, और 5 साल बाद मुझे 10 लाख मिल जाएंगे। तो दैट इज अ डिस्काउंटेड वैल्यू, इसलिए इसको रेट ऑफ डिस्काउंट कहा जाता है। और जब हम फ्यूचर में ट्रैवल करते हैं तो दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर है P इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो गया। तो कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली में फिर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। R रेवेन्यू फ्लो है, तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा R e टू द पावर माइनस स्मॉल आर टी इंटू डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा 0 to x ईयर्स। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब 5 के बी के फर्स्ट पार्ट में दे रखा है पर्टिकुलर वैल्यूज। 1450 पर ईयर डिस्काउंटेड एट रेट 5%, आई इज इक्वल टू 2 ईयर्स, मतलब वो एक्स की वैल्यू है। यानी गिवन है हमें आर इज इक्वल टू 1450, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5%, और टाइम दे रखा है कितना, 2 ईयर्स। तो बस कुछ नहीं करना, प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से 2 ईयर्स 1450 ई टू द पावर माइनस 0.05 इंटू टी इंटू डी टी। बस इंटीग्रेशन करना है, तो यह आ जाएगा 1450 बाहर, फिर ई टू द पावर माइनस 0.05 टी, नीचे में आ जाएगा माइनस में 0.05, और लिमिट पुट करेंगे कितना, 0 to 2, माइनस में आ गया 0.05, तो 1450 इसका ये गया तो ऊपर में गया 100, 5 से हो गया 20, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 20 माइनस साइन के साथ, 2 पुट कर देंगे तो ई टू द पावर माइनस 0.10, और वह 0 पुट कर देंगे तो 1। माइनस को अगर आप ये करोगे तो 1450 इंटू 20 कितना हो जाएगा, और ई टू द पावर 0.10 को तो आपको सॉल्व करना ही नहीं है। ठीक है, आपको नहीं सॉल्व करना तो वैसे ही छोड़ देना है। तो इसको कितना तक कर सकते हो, 14 का हो गया 2800, 2900 हो गए दोनों ना मिल करके, 2900, लेकिन एक और है तो 0, और 1 को अगर अंदर में एडजस्ट कर दिए तो 1 ई टू द पावर माइनस 0.1, दैट्स इट। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड पार्ट भी होगा। सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है 2460 पर ईयर डिस्काउंटेड एट रेट इज इक्वल टू 8% एंड टी इज इक्वल टू 3 ईयर्स। तो हो गया, इसमें दे रखा है R इज इक्वल टू 2460, और रेट कितना है 0.08, और x कितना है 3 ईयर्स। तो P हो जाएगा 0 to 3, 2460 ई टू द पावर माइनस 0.08 इंटू टी इंटू डी। तो बिल्कुल सेम तरीके से इंटीग्रेट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, खुद कर लेना इसको। ठीक है,
तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। एक इजी क्वेश्चन पकड़ा गया, देखो ना कितना आसान था और कितना कम करना पड़ा इसमें। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन चूज करना चाहिए हमें। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, यूज द ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग एलपी प्रॉब्लम। ठीक है, ग्राफिकल मेथड है, मैक्सिमाइज करना है, 3 कंस्टेंट दिए हैं, राइट डाउन द ड्यूअल ऑफ द अबव प्रॉब्लम। ड्यूअल भी लिखना है। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया? तो चलो, क्वेश्चन में है मैक्सिमाइज 3x1 प्लस 5x2, ये चैप्टर 19 से रिलेटेड है बच्चे, एलपीपी से। सब्जेक्ट टू x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 10, 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 8, इसमें तो टाइम लगेगा। और फिर है 2x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 6। और कुछ नहीं दिया हुआ, x1 x2 पॉजिटिव दिया होता तो अच्छी बात थी, नहीं दिया हुआ है तो फिर छोड़ दो। ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द कंस्ट्रेंट्स। लिखेंगे वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स 3 है और तीनों स्ट्रेट लाइन के ही मिलेंगे, क्योंकि टॉपिक का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसलिए दिक्कत नहीं होगी। कंस्ट्रेंट इन सब को कहते हैं, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के बाद जो सच दैट के बाद जो कंडीशंस होते हैं ना, इनको कंस्ट्रेंट कहते हैं। तो एलपीपी में एक क्वेश्चन तो बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा MME3 ना, वो भी आसानी से समझ सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस का सीधा प्लॉट कर देना है और जो कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे उस पर जेड की वैल्यू निकालनी। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और जहाँ मैक्सिमम मिलेगा दैट विल बी आवर आंसर। ऐसा शायद आपने 11th-12th में पढ़ा भी होगा, एलपीपी आपको याद आ रहा होगा। तो क्वेश्चन तो बड़ा इजी लेवल का पूछ दिया है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ग्राफ ऑफ द कंस्ट्रेंट, तो पहला बनेगा ग्राफ x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 10 का। बनाना तो हमें लेस देन का है, लेकिन ग्राफ तो बनता है किसका, इज इक्वल टू का ना। और डिसाइड करते हैं कि टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा या फिर अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। याद आ रहा है कुछ कुछ? ओ, यहाँ भी इज इक्वल टू का बनाएंगे तो 2 पॉइंट फॉर्म ज़्यादा ईजी लगता है मुझे, स्केच करने से ही ना मतलब है। एक बार x1 0 डाल दो, एक बार x2 0 डाल दो, x1 और x2। अगर x1 0 डालोगे तो x2 5 मिलेगा, और अगर x2 0 डालोगे तो x1 10 मिलेगा। इधर क्या है x1 x2 की कहानी, अगर x1 0 डालोगे तो x2 8 मिलेगा, और अगर x2 0 डालोगे तो x1 4 मिलेगा। इधर फिर क्या है x1 x2 में, अगर x2 0 डालोगे तो x1 3 मिलेगा, और ये भी 3 मिलेगा। तो तीनों को एक ही ग्राफ में ड्रॉ करने जा रहे हैं, सो बी केयरफुल। और जनरली यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है, नहीं तो फिर ये ग्राफ जो है दूसरे क्वाड्रेंट में भी जाने लगेंगे, इसलिए यहाँ पर नहीं दिया है। मुझे लगता है मिसप्रिंट है ये, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 गिवन होगा ही होगा क्वेश्चन में। तो यहाँ देखो, लेकिन आप लोग चैप्टर 19 में जरूर पढ़ लेना ड्यूअल बनाने का, क्योंकि वहाँ पे मैंने डिफरेंट कंडीशंस में ड्यूअल बनाने को बताया हुआ है। खाली ये इजी वाला क्वेश्चन देख करके चले जाओगे, फिर कहोगे मैम इस बार तो काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछ दिया था। ऐसे नहीं होगा, मैंने 19 में सारे केसेस कराए हुए, वो सब देख करके चले जाना 19 का, ठीक है। ड्यूअल बनाने का जरूर देख लेना, क्योंकि ग्राफ बनाना और सॉल्व करना तो आपको आता है ग्राफिकली, लेकिन ड्यूअल में प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो देखो कहाँ तक जाना है, हमें 10 तक का स्केल लेना है। तो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 कर दिया। अब ध्यान दो, x1 है 0 और x2 5, इधर x1 है और इधर x2 है 5, एक ये वाला पॉइंट मिल गया। दूसरा है 10 और 0, ये वाला पॉइंट मिल गया। हम क्या करेंगे, इसको इज इक्वल टू तो है ही ना, लेकिन वो बाद में डिसाइड करेंगे। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 10। अब लेस देन वाले में ओरिजिन टेस्ट लगाते हैं। ओरिजिन टेस्ट आपको पता है ना, यहाँ पे अगर 0 डाले, यहाँ 0 डाले, तो 0 प्लस 0, क्या ये 10 से छोटा है? यस। 0 प्लस 0 10 से छोटा है, 0 प्लस 0 8 से छोटा है, 0 प्लस 0 6 से छोटा है। तो सारे में टुवर्ड्स द ओरिजिन ही शेडिंग होगी, यानी इस टाइप का शेडिंग इधर की तरफ। लेकिन वेट करते हैं अभी दूसरे लाइन के लिए भी। दूसरे लाइन में 0 8 और 4 0, इट विल बी लाइक दिस वे, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x1
प्लस x2 इज इक्वल टू 8। अरे यार, हाँ 8। इसमें भी टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब तीसरी जो लाइन है वो है 0 3 और 3 0, यानी ब्लैक से कर देते हैं 0 3। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, लेकिन अब जो सामने में है उसी परिस्थिति में हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इधर की तरफ टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब तीनों लाइन का टुवर्ड्स द ओरिजिन यही कॉमन रीजन निकल रहा है अभी, ठीक है। मेरे ख्याल से एक का या तो कांस्टेंट होगा यहाँ पे चेंज, या फिर कुछ और होगी इक्वेशन, या फिर मतलब कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए, नहीं तो फिर बाकी दो कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ। यहाँ पे तो तीन ही कॉर्नर पॉइंट निकल रहे हैं। अब जो क्वेश्चन है हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम हमेशा बच्चों से कहते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर मुझे भेजा करो, तो सही क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन पेपर नहीं भेजोगे तो लास्टली फिर मेरे पास क्या ऑप्शन है, यही लोकल 10 ईयर से ही बनाना पड़ेगा। तो आप लोगों के कॉलेज की लाइब्रेरी में क्वेश्चन मिलता है, आप वहाँ से देख लेना, और थोड़ा बहुत जो भी होगा एडजस्टमेंट वो आप अपना कर सकते हो। दिस इज 0 0 origin O A B, A is 3 0, B is 0 3। तो तीन कॉर्नर पॉइंट हमें मिल गए, जबकि इसका ग्राफ काफ़ी अच्छा खासा बन सकता था। 0 3 0 0 3 0 पॉइंट्स हैं। अब ये तीन पॉइंट्स मिले और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, 3x1 प्लस 5x2। तो z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2, इसमें पुट करेंगे 0 3 तो 5 3 जा x2 में 3 पुट करेंगे तो 5 3 जा 15 आ गया, और 0 0 पुट करेंगे तो 0 आ गया, 3 पुट करेंगे तो 3 3 जा 9 आ गया। सो दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमा। सो मैक्सिमम वैल्यू is 15 at x1 is equal to 0 and x2 is equal to 3। हो गया ये पार्ट। अब राइट डाउन द ड्यूअल ऑफ द अबव प्रॉब्लम। ड्यूअल लिखना है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। पहले तो प्राइमल लिखना पड़ेगा भाई। प्राइमल इज मैक्सिमाइज z is equal to 3x1 plus 5x2 subject to x1 plus 2x2 less than equal to 10, 2x1 plus x2 less than equal to 8। इन्होंने तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया, मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया, कोई कंस्टेंट भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेस देन इक्वल टू ऑलरेडी इन्होंने कंस्टेंट एडजस्ट करके दिया हुआ है, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर नहीं होता तो हमें पता है बच्चे, हम लोगों ने चैप्टर 19 में पढ़ा हुआ है कि फिर सबको लेस देन इक्वल टू बनाते हैं, माइनस माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई करके। तो मैक्सिमाइज में सारे कंस्टेंट क्या होने चाहिए, लेस देन इक्वल टू, जो कि अप्रोप्रिएट फॉर्म है। तो इसका हम लोग सीधा ड्यूअल बना देंगे। इट्स ड्यूअल इज, ये तीन कंस्टेंट है तो तीन आएंगे ड्यूअल में वेरिएबल। मैक्सिमाइज है तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा मिनिमाइज, और तीन कंस्टेंट की वजह से y1 y2 y3 आएगा, और ये सब कोफिशिएंट बन जाएंगे 10 8 6। तो मिनिमाइज z इज इक्वल टू 10 y1 प्लस 8 y2 प्लस 6 y3 सब्जेक्ट टू, कुछ याद आ रहा है आपको, इनके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, फिर इनके कोफिशिएंट आएंगे दोनों कंस्टेंट में। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू y1 प्लस 2 y2 प्लस 2 y3, और मिनिमाइज है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, और फिर ये वाले कोफिशिएंट्स आएंगे 3 और 5 दोनों जगह, तो इधर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इन सारे कोफिशिएंट्स को लेना है, तो 2y1 प्लस y2 प्लस 2y3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाला कोफिशिएंट आ जाएगा 5। और यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन तो था नहीं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम यहाँ भी y1 y2 y3 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नहीं तो अगर कोई इज इक्वल टू होता है तो अनरिस्ट्रिक्टेड लिखते हैं, कोई प्राइमल में अनरिस्ट्रिक्टेड होता है तो ड्यूअल में मतलब इज इक्वल टू लगाते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराया हुआ है। तो एक बार अगर बहुत कम टाइम है तो चैप्टर 19 में और कुछ ना देखते हुए सिर्फ आप देख लेना कि ड्यूअल कैसे बनाते हैं। उसमें जो मैंने 5 एग्जाम्पल कराए, फटाफट उसको फास्ट करके देख लेना। ग्राफिकल सॉल्यूशन आप निकाल लोगे। एक और क्वेश्चन आता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हम करवा देंगे। चेंज भी आप निकाल लोगे, चेंज इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, लेकिन ड्यूअल में आपके फंसने के चांसेस है अगर क्वेश्चन घुमा करके दिया तो। उसके लिए आप देख लेना जरूर वीडियो, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी।
अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देख ले एक नज़र 7 में है क्या। 7 अच्छा सेक्शन बी आ गया। तब तो रुक रुक जाओ, वहाँ मुझे लिखने दो। सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है। सेक्शन बी जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। सेक्शन बी में क्या था, 4 क्वेश्चन में से 3 करने हैं। 7 में है द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन dv by dx दिया हुआ है, वेयर v denotes the value of machine in rupees and t denotes time in years. Find depreciation in a period of 5 years. मतलब ये रेट दिया हुआ है, dv by dt होगा, ये dx नहीं होगा, मिसप्रिंट है, dv by dt होगा। तो इसका हमें निकालना है क्या, डेप्रिसिएशन इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। डेप्रिसिएशन इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, तो सीधा निकाल लेंगे कि वैल्यू इन 5 ईयर्स। वैल्यू इन 5 ईयर्स कितना हुआ और इनिशियल वैल्यू कितनी है, और फिर दोनों का फिर हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं। तो डेप्रिसिएशन इन 5 ईयर्स इजी है निकालना। सीधा हम लोग क्या कर देंगे कि dv बाई dt हमें दिया हुआ है, dv बाई dt इज इक्वल टू 750 e टू द पावर माइनस 0.03 t। तो डेप्रिसिएशन इन 5 ईयर्स, डेप्रिसिएशन इन इनिशियल 5 ईयर्स है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू नहीं दी हुई है तो इनिशियल 5 ईयर्स में हम ज़ीरो वाली वैल्यू डाल करके करेंगे। दैट इज़ 0 to 5 अगर कर देंगे तो ये पहले 5 साल में वैल्यू कहाँ पहुँची है वो आ जाएगा। तो dv बाई dt इंटू dt, तो ये आ जाएगा 750 e टू द पावर माइनस 0.03 t dt 0 to 5। ठीक है, ये नेगेटिव में आएगा बच्चे क्योंकि डेप्रिसिएशन है। तो ये आ जाएगा 750 e टू द पावर माइनस 0.03 t बाई माइनस 0.03, इसमें पुट करेंगे 0 to 5, तो इसका ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, 3 से गया 250, तो माइनस 250 फिर 100 e टू द पावर माइनस 0.15 माइनस 1। अब e टू द पावर माइनस 0.15 माइनस 1 जो भी होगा निकाल करके इतना हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट, 7 का बी पार्ट, इसमें अपने आप इनिशियल और मतलब इनिशियल वैल्यू और 5 ईयर बाद वाली वैल्यू, 5 ईयर बाद वाली वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस करेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन के लिए इनिशियल में से 5 ईयर वाली वैल्यू माइनस करनी चाहिए, तो वो प्लस माइनस एडजस्ट करके आप अपना देख लेना, अमाउंट तो निकल आएगा। बी 7 का बी, अ फर्म यूजेज इनपुट्स L and K to produce a target level of output Q is equal to LK, where L and K represent labor and capital respectively। ठीक है, Q is equal to LK हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है, L और K लेबर और कैपिटल है, कुछ चेंज तो हुआ नहीं। द प्राइसेस पर यूनिट ऑफ L and K आर W and R। ठीक है, L का मतलब लेबर का जो प्राइस है वो K है, पर यूनिट ऑफ L and K नहीं, L का W है और लेबर का मतलब वेज है, और K का R है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सॉल्व द फॉलोइंग मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। अरे यार इन्होंने बना भी दिया सीधा, अगर क्वेश्चन होता है कि सॉल्व द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम यानी फाइंड द मिनिमम कॉस्ट, तो भी हमें खुद से बनाना पड़ता है ये। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट मिनिमाइजिंग लेवल ऑफ इनपुट L स्टार K स्टार, ये तो निकलेगा ही जब हम लोग वो लगाएंगे लैग्रेंजेस थ्योरम। कमेंट ऑन द रिलेशन बिटवीन दीज ऑप्टिमल वैल्यूज एंड द लेवल ऑफ आउटपुट Q। ठीक है, वो भी लास्ट में करेंगे। तो मतलब 7 का बी जो है वो किससे है, चैप्टर 18 से है, चैप्टर 18 से है, लैग्रेंजेस थ्योरम से। तो देखो Q इज इक्वल टू L के दिया हुआ है, ये हमारा कंस्ट्रेंट हो गया, मतलब इसी को फॉलो करेगा। और कॉस्ट क्या है, तो L अमाउंट ऑफ लेबर लग रहा है तो उसको पे कर रहे हैं W, और K अमाउंट ऑफ अगर कैपिटल है तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है R। तो क्वेश्चन हमारा फ्रेम हो गया, मिनिमाइज कॉस्ट इज इक्वल टू LW प्लस RK सब्जेक्ट टू कि LK जो है वो Q के बराबर होना चाहिए। Q इज द गिवन कांस्टेंट।
अब यहाँ L और मेरा लैग्रेंजियन का L मैच कर जाता है, इसलिए हम लैग्रेंजियन फंक्शन को H से डिनोट कर रहे हैं. लेट H बी दी लैग्रेंजियन फंक्शन. Lagrangian function with lambda as Lagrangian multiplier. With lambda as Lagrangian multiplier. तो H इज इक्वल टू बनेगा एल डब्ल्यू प्लस आर के माइनस लैम्डा इंटू एल के माइनस क्यू. अब इसके बाद से आपको पता है लैग्रेंजियन फंक्शन बनाने के बाद से सारे फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए. तो एच एल डैश इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एच के डैश इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एच लैम्डा डैश इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए. जब एल के रिस्पेक्ट में करोगे तो मिलेगा डब्ल्यू माइनस एल के रिस्पेक्ट में करोगे तो लैम्डा के इज इक्वल टू जीरो. इधर क्या मिलेगा, एच के डैश में के का कोफिशिएंट आ गया आर. पार्शियल डेरिवेटिव तो आता होगा ना बच्चे, नहीं आएगा तो कैसे होगा फिर क्वेश्चन. माइनस लैम्डा एल इज इक्वल टू ज़ीरो. तो थर्ड में आ जाएगा एल के इज इक्वल टू क्यू. एक काम करो ना, यहाँ से के की वैल्यू निकाल दो. के इज इक्वल टू कितना आ गया, डब्ल्यू बाई लैम्डा. यहाँ से एल की वैल्यू निकाल दो. आप सॉल्व किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ से आप एल की वैल्यू निकाल दोगे तो आर बाई लैम्डा. तो पुटिंग एल एंड के इन थर्ड. तो एल हो गया आर बाई लैम्डा, के क्या हो गया डब्ल्यू बाई लैम्डा इज इक्वल टू क्यू. तो यह गया डब्ल्यू आर बाई लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू. तो डब्ल्यू आर और क्यू तो गिवन है, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है. तो लैम्डा स्क्वायर उधर जाएगा, क्यू नीचे आएगा और फिर अंडर रूट लग जाएगा डब्ल्यू आर बाई क्यू. ये लैम्डा की वैल्यू आ गई. तो के की वैल्यू भी आ जाएगी, के इज इक्वल टू है डब्ल्यू बाई लैम्डा, यानी डब्ल्यू बाई रूट अंडर डब्ल्यू आर रूट अंडर क्यू. तो एक डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा, ऊपर में रूट लग जाएगा, यानी रूट डब्ल्यू क्यू बाई आर. ये हो गई के स्टार की वैल्यू. अब एल स्टार निकालेंगे तो एल स्टार का क्या था, आर बाई लैम्डा. आर बाई लैम्डा यानी आर बाई रूट अंडर डब्ल्यू आर, फिर ये क्यू. तो रूट आर से रूट आर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में रूट आर बचेगा. तो आर क्यू अपॉन डब्ल्यू, ये आ गया एल स्टार. तो एल स्टार और के स्टार आ गया हमारे पास. ठीक है, एल स्टार और के स्टार आ गया. अब क्या करना है कि मैक्स ये मिनिमाइज ही करेगा कॉस्ट को. इसको चेक करने को तो नहीं बोला है कि फाइंड द सेकेंड ऑर्डर कंडीशन या जो भी है. तो ऑप्टिमम लेवल तो निकल गया. क्वेश्चन में था कि फाइंड द कॉस्ट मिनिमाइजिंग, मिनिमम कॉस्ट भी निकालना है ना. तो सी स्टार मिनिमम कॉस्ट इज इक्वल टू, कॉस्ट का क्या था, एल इंटू के था, नहीं एल डब्ल्यू प्लस के आर. तो एल डब्ल्यू प्लस के आर, तो एल की वैल्यू एल स्टार इंटू डब्ल्यू प्लस के स्टार इंटू आर. एल डब्ल्यू इज रूट अंडर आर क्यू बाई डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू प्लस के स्टार इज रूट अंडर डब्ल्यू क्यू बाई आर इंटू आर. तो देखो ना, ये ऊपर में है डब्ल्यू और नीचे में है रूट डब्ल्यू, तो रूट डब्ल्यू ऊपर में भी लग जाएगा. तो आर क्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू क्यू आर, दोनों तो सेम ही है. तो टू रूट अंडर आर क्यू डब्ल्यू आ जाएगा मिनिमम कॉस्ट. ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि इसका रिलेशनशिप देखो किसके साथ, एंड द लेवल ऑफ आउटपुट क्यू, यानी सबको डिफ्रेंशिएट करना है क्यू के रिस्पेक्ट में. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने डी सी स्टार विथ रिस्पेक्ट टू डी क्यू किया, तो पहले तो टू रूट अंडर आर डब्ल्यू कॉन्स्टेंट आ गया और रूट क्यू का हो गया 1/2 रूट अंडर क्यू. तो सब कुछ तो पॉजिटिव ही है ना. रूट अंडर आर डब्ल्यू बाई क्यू, आर डब्ल्यू बाई क्यू तो पॉजिटिव है, तो लिखेंगे कि अगर क्वांटिटी बढ़ेगा तो मिनिमम कॉस्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा. यानी जो 10 क्वांटिटी पे मिनिमम कॉस्ट है वही नहीं होगा 20 क्वांटिटी पे भी मिनिमम कॉस्ट. 20 क्वांटिटी पे मिनिमम कॉस्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा. समझ में आ गई बात. इसी तरीके से आपको सबका करना है, डी एल स्टार बाई डी क्यू करना है, क्योंकि उसमें भी क्यू है
और डी के स्टार बाई डी क्यू भी निकाल करके बताना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इजी है, इसमें भी क्यू का करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, इसमें भी करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज क्वेश्चन नंबर 8। अभी सेक्शन सेकेंड ही चल रहा है, 11, 12, 13 जब आएगा तब सेक्शन सी स्टार्ट होगा। तो देखना क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। 8 का ए, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, ये हमें इवेल्युएट करना है। 0 to 4 fx, fx को दो पार्ट में तोड़ रखा है, मतलब दो अलग अलग इंटरवल में कैसे इंटीग्रेट करते हैं ये तो बच्चे हम लोगों को 12th से भी आता है, क्लास 12th में भी पढ़ा हुआ है। 0 to 1 और 1 to 4 कॉन्टिन्यूस इंटरवल है, लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग है, तो कोई बात नहीं, हम दो पार्ट में ब्रेक करके इंटीग्रेशन कर देंगे। सेकेंड पार्ट में है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग सेंटर ऑन द वाई एक्सिस। क्वेश्चन देख लिया आपने, तो चलो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, 8 का ए पार्ट। इंटीग्रेशन करना है हमें कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक एफ एक्स डी एक्स। तो दो अलग अलग डेफिनेशन है, तो दो पार्ट में ये ब्रेक हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन की खासियत होती है। 0 to 1 में पहला डेफिनेशन लग जाएगा √4x+1 dx प्लस फिर लग जाएगा 1 to 4 और इसमें है x²। ज़्यादा टफ बाई पार्ट्स वगैरह टाइप का इंटीग्रेशन नहीं आएगा क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है वो। अब √4x+1 इज जस्ट सिंपल, इसको 4x+1 का हाफ है, ये आपने पढ़ा होगा, तो इसको लिख देंगे लीनियर फंक्शन जैसा 4x+1 का हाफ +1, नीचे में भी हाफ +1, और जो x का कोफिशिएंट होता है उसे क्या कर देते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं, याद आ रहा है, इंटू 4 कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1। लीनियर फंक्शन जैसा है तो बिल्कुल जैसे √x होता वैसे ही पूरा कर दो, और जो x का कोफिशिएंट उसे डिवाइड कर दो। आप जब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे तो भी यही आएगा। अब इसका तो इजी है, x³/3 + 2x²/2 + 3x 1 to 4, ये आ गया 4x + 1 to the power 3/2। नीचे में आ रहा है 3/2, तो 3 ऊपर में 2 और नीचे में 4। कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1 + x³/3 + x² + 3x, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक। इधर हो गया 2 से गया 2, 6 आ गया, 1/6 बाहर, 4 + 1 5 to the power 3/2, 0 डालेंगे तो 1 to the power 3/2 प्लस 4 4 जा 16, 4 जा 64/3 + 16 + 12 माइनस 1 करेंगे तो 1/3 -1 -3। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 1/6 5 to the power 3/2 तो वैसे ही रहेगा, -1 और प्लस 64 को तो 3 से डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन 64 - 1/3 यानी 63 हो जाएगा, इस दोनों को कंबाइन करेंगे तो, और 63/3 वो तो डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 21 हो जाएगा ना, 21 और प्लस 16 - 1 15 हो गया, 12 - 3 9 हो गया। अपना सॉल्व करके लिख दो इसको, ठीक है। कितना और भी मेरे से करवाओगे क्या, चलो कर ही देते हैं। तो 21 और 15 कितना हो गया, 9, 21 और 9 हो गया 30, 45, ठीक है। तो 5 to the power 3/2/6 और प्लस 45 - 1/6, ये हो गया, मतलब आंसर आ गया इंटीग्रेशन का। 8 का ए हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का बी। 8 के बी में कुछ सर्कल का जिक्र था, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से पढ़ो, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड करना है, यानी कुछ dy/dx होना चाहिए। फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक है, सर्कल जो कि पास कर रहा है ओरिजिन से एक पॉइंट पास कर रहा है, लेकिन सेंटर है वाई एक्सिस पे, तो इजी हो गया। देखो सेंटर है वाई एक्सिस पे, सेंटर है वाई एक्सिस पे। मान लो अगर सेंटर यहाँ है तो ये हो जाएगा 0r, क्योंकि रेडियस भी कितना हो गया r, और सर्कल कुछ ऐसे बना, 0r और r हो गया हमारा रेडियस।
तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होता है ना, तो हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो पता है बच्चे क्या करते हैं? बच्चे ये करते हैं कि इसी को लगता है डिफरेंशिएट करना। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2RY इज इक्वल टू आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2RY इज इक्वल टू 0। तो बच्चे इसी को डिफरेंशिएट लगते हैं करने। तो ये आ जाता है उनका 2x और इधर आ जाता है 2y dy बाई dx माइनस 2r dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो फिर 2 कैंसिल हो जाता है। x प्लस वाई माइनस आर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो फिर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू आर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर माइनस वाई। तो ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन चल सकता है, लेकिन दूसरा भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है जिसमें कुछ और कम टर्म्स हो जाएंगे। आर ही उड़ा देंगे हम लोग, आर गायब कर देंगे। देखो कैसे, ये जो हमारे पास आया था ना एक्स स्क्वायर, यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में लास्ट तक आर आपको दिख रहा है, लेकिन आर हट जाएगा अभी देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इसको कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2RY। एक ऐसा काम करो कि खाली आर बच जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2y आ जाए। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आर का हो जाएगा 0। देखो आर गायब ही हो गया, इधर लग जाएगा क्या, 2 को भी गायब कर दो 1/2। नीचे आ जाएगा वाई स्क्वायर, y इंटू ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो एक काम करो ना, 2y स्क्वायर इधर आकर के तो 0 ही हो जाएगा। तो ऊपर में आ गया 2xy प्लस 2y स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इधर देखो 2y स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, तो प्लस वाई स्क्वायर आ गया 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो पता है इसको ज़्यादा अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन माना जाएगा। अरे यार एक मिनट, क्योंकि इसमें आर भी नहीं है, कांस्टेंट नहीं है ना, कांस्टेंट गायब हो गया। आर्बिट्ररी कांस्टेंट आर नहीं है। अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट आर होता तो डिफरेंशियल इक्वेशन को उतना अच्छा नहीं माना जाता, चलेगा वो भी, लेकिन ये बेटर है उससे। तो समझ में आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है। अगर कोई कांस्टेंट एलिमिनेट होने वाला होगा तो कांस्टेंट को, सिर्फ अकेले कांस्टेंट को एक साइड रख दो। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब आर की वैल्यू मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकती है, उसको कहते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। उसको एक साइड कर दो ताकि उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाए। क्लियर? तो ये था 8 का ए और बी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 9, फिर 10, 11, 12, 13 4 क्वेश्चन रह जाएगा, उसको क्लास 3rd में कर लेंगे। ठीक है, तो 9 देखना जरा। यार एक मिनट, नाइन इसमें देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dt where y is equal to y0 is equal to 5, show that yt is a solution to the above differential equation and comment on its equilibrium state। तो ये देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 का ए है, फॉर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dt is equal to 5y minus 5 where y0 is equal to 5, yt is equal to 2e to the power, वो 5t है, st नहीं है, प्लस 1 इज अ सॉल्यूशन टू द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कमेंट ऑन इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया बच्चे।
पहले से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसको हमें सॉल्व करना है, तो चलो करते हैं इसको। डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चे हमें दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy बाई dt इज इक्वल टू 5y माइनस 5 और y0 इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। एंड हमें चेक करना है yt के लिए। yt क्या है? yt इज 2e टू द पावर 5t प्लस 1। तो चेक करने के लिए काम करेंगे ना, dy बाई dt निकाल देंगे, तो 2e टू द पावर 5t और फिर 5 आ जाएगा नीचे और प्लस 1 का 0 आ गया, यानी कि 10e टू द पावर 5t आ गया। ये हो गया LHS, एक तरीके से आप समझ लो ये LHS। और RHS निकालेंगे अलग से, तो 5yt माइनस 5 करके देखेंगे, RHS में आ जाएगा 5yt, यानी कि 5 इंटू 2e टू द पावर 5t प्लस 1 माइनस 5। तो ये देखते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा 10e टू द पावर 5t प्लस 5 माइनस 5, 5 5 कैंसिल, दिस इज 10e टू द पावर 5t। दोनों सेम तो आ रहे हैं ना बच्चे, LHS और RHS। तो लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस YT satisfies differential equation, so is a solution also. So is a solution also. Solution है ये तो हमने शो कर दिया। And comment on its equilibrium state. थोड़ा सा रिवाइज करा दे बच्चे, इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं। किसका ग्राफ बनाते हैं? तो ग्राफ बनाते हैं, इधर होता है xt या जो भी xt हम लोगों ने पढ़ा था, और इधर होता है xt वर्सेस x का ग्राफ बनाते हैं। और इस टाइप का ग्राफ हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर और यहाँ पर याद आ जाएगा इसलिए बना रहे हैं। तो ये इधर होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये दोनों होते हैं इक्विलिब्रियम के पॉइंट, ये और ये दोनों स्टेबल है, मतलब दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट है, लेकिन ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये आपको याद आ गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अनस्टेबल पे dx dt बाई dx जो है ये क्या आ जाता है? पॉजिटिव। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर स्लोप वाइज अगर आप देखोगे तो नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है, उस हिसाब से हम लोग कहते हैं यहाँ पर आ जाएगा dx डॉट बाई dx नेगेटिव स्टेबल के लिए। तो इतना आपके लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी है कि पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बना करके पता चलता है कि कौन कौन से इक्विलिब्रियम पॉइंट है और फिर वो इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो यहाँ पर भी हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो वी ड्रॉ ग्राफ ऑफ y डॉट dy बाई dt को y डॉट लिख देते हैं, y डॉट इज इक्वल टू 5y माइनस 5 ऑफ y डॉट वर्सेस y, इसका ग्राफ बना रहे हैं। तो ये तो स्ट्रेट लाइन है बच्चे, तो यहाँ पे जब आप ग्राफ बनाओगे इधर होगा y डॉट और इधर होगा y। देखो ना 2 पॉइंट सिस्टम से क्या बनेगा, जब y 0 होगा तो y डॉट हो जाएगा -5, 0 -5, और जब y डॉट 0 होगा तो y हो जाएगा 1, y हो जाएगा 1। तो द ग्राफ विल बी लाइक दिस वे। ठीक है, ये बन गया हमारा ग्राफ, बन गया। अब इस ग्राफ में देखो तो यही है इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो y इज इक्वल टू 1 इज द इक्विलिब्रियम। लेकिन ये कैसा इक्विलिब्रियम है? यहाँ पर स्लोप क्या है? इंक्रीजिंग है ना, स्लोप देखो, स्लोप इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग स्लोप पे क्या आ जाता है? अनस्टेबल। तो अनस्टेबल है ये। अब अनस्टेबल के लिए आप ऐसे शो कर सकते हो एज y डॉट इज इक्वल टू था हमारे पास कितना? 5y माइनस 5। अब dy डॉट बाई dy करेंगे तो ये आ रहा है 5 जो कि ग्रेटर देन 0, सो अनस्टेबल। क्लियर? अगर एक से ज़्यादा होता तो दोनों पॉइंट पे अलग अलग निकालते, कोई स्टेबल कोई अनस्टेबल भी आ सकता था। ये था क्वेश्चन नंबर 9 का ए। ये भी इजी है, मतलब एक बार में समझ में आ सकता है बच्चों को। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी रट्टा मारने जैसा इसको कर सकते हैं। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना होता है। कभी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता है, ग्राफ बस डिफरेंट होगा, बाकी कॉन्सेप्ट एक ही है। 9 का बी, 9 के बी में है
में बी में है फॉर द फॉलोइंग नेशनल इनकम अकाउंटिंग प्रॉब्लम, वाई नॉट इतना दिया हुआ है, आई नॉट इतना दिया हुआ है, और ये सी का वैल्यू है फॉर द फॉलोइंग नेशनल इनकम। अब इसका डिफरेंशियल नेशनल इनकम अकाउंटिंग इक्वेशन इज गिवन हुआ है वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई आई, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है फाइंड द टाइम पाथ ऑफ द नेशनल इनकम एंड ऑल्सो कॉमेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द टाइम पाथ। तो टाइम पाथ निकाल करके और फिर इनके स्टेबिलिटी पे हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है y नॉट इज इक्वल टू 1500, i नॉट इज इक्वल टू 50, c नॉट इज इक्वल टू 90 प्लस 0.10 y t माइनस 1। वैसे c नॉट इस तरीके से नहीं देना चाहिए था, इनको c देना चाहिए था क्योंकि c नॉट तो कांस्टेंट वैल्यू को माना जाता है ना। y इज इक्वल टू हो जाता है c प्लस आई, यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू c प्लस आई, तो c की वैल्यू डाल देंगे 90 प्लस 0.10। मुझे तो कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, नोटेशन में खाली नॉट वाला जो जीरो है ना वो कुछ इधर उधर हो गया है, लेकिन आप समझ रहे हो कि c प्लस आई करेंगे तो जो भी c और i इक्वेशन में मिलेगा आप उस दोनों को ऐड कर देना प्लस 50। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन गया y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू 0.10 y t माइनस 1 और प्लस 90 प्लस 50 140 हो गया, विच इज डिफरेंस इक्वेशन, विच इज डिफरेंस इक्वेशन। अब डिफरेंस इक्वेशन हो गया तो a इज इक्वल टू आ गया 0.10, b इज इक्वल टू आ गया 140, तो फिर इसका सॉल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल टू 140 बाई 1 माइनस ए यानी 1 माइनस 0.10 प्लस a टू द पावर t 0.10 टू द पावर t y नॉट की वैल्यू दी हुई है हमें कितना 1500 माइनस b अपॉन तो 140 बाई 1 माइनस 0.10। इसको सॉल्व कर दोगे अपना इक्वेशन तो आ ही जाएगा हमारे पास, ठीक है। इन्होंने बोला है कि टाइम पाथ का नेचर भी बताना है, क्या ड्रॉ भी करना है? हाँ 9 का भी, एक मिनट। फाइंड द टाइम पाथ ऑफ द नेशनल इनकम एट टाइम टी, ऑल्सो कॉमेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस टाइम पाथ। तो अब इसका हम लोगों को बताना है कि किस टाइप का है स्टेबिलिटी। तो a जो है दैट इज a इज इक्वल टू 0.10, a इज लाइंग बिटवीन 0 to 1, तो किस टाइप का स्टेबिलिटी होगा? मोनोटोनिक कन्वर्जेंस, मोनोटोनिक कन्वर्जेंस, ठीक है। यानी सपोज करो y नॉट है अगर हमारा 1500, y स्टार नहीं निकाला ना हम लोगों ने, y स्टार कितना है b अपॉन 1 माइनस a यानी 140 अपॉन 0.9, ये चला गया 1400 में 9, 1400 में 9 कितना हो जाएगा 9 1 जा 9 और फिर 50, 1500 से ऊपर होगा, ये हो जाएगा y स्टार। बस मुझे ये देखना था कि ज़्यादा है कम, तो मोनोटोनिक कन्वर्जेंट तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा इसका। समझ में आ गई बात? ये था हमारा 9 का b। इसके बाद से बच्चे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, अब 4 क्वेश्चन रह जाता है, इसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यानी क्लास 1 में हमने 4 क्वेश्चन किया, क्लास 2 में हमने 5 क्वेश्चन किया, और अब फिर हम लोग 4 क्वेश्चन करेंगे क्लास 3 में 2023-2024 सेशन का MME 3 है, MME 3 पेपर, ठीक है। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का A से। एक नज़र देख लो कि नेक्स्ट क्लास में करने क्या वाले हैं। 10 का A, डिटरमाइन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन एंड कैरेक्टराइज द टाइम पाथ। मतलब अब कहोगे कि मैम इतना क्यों दे रहे हैं डिफरेंस इक्वेशन का, वो इतना दे रहे हैं कि आप बच के ना निकल पाओ। मतलब किसी ना किसी सेक्शन में आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, डिफरेंस इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का भी अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, लैग्रेंजियन का भी करना ही पड़ेगा। इस टाइप से इन्होंने क्वेश्चन मिक्सअप करके दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 का A, सॉल्व द फॉलोइंग इंटीग्रल। इंटीग्रेशन से भी बच नहीं सकते, इसलिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखनी पड़ती है ना इनको। तो चलो क्वेश्चन तो ठीक ठाक ही है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग। तो अभी तक के लिए इतना ही। टिल देन बाय 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 बाय।